अगर इनको बीजेपी पे भरोसा है तो लड़ते रहे। महबूबा जी यहां क्यों बैठी हैं? जंतर मंतर के बाहर बैठे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना करें, बैठे, लड़े वहां। आज जो ये लोग बोल रहे हैं जिनको 4 दिन भी कांग्रेस में नहीं हुए, ये लोग कहां थे उस वक्त? कुछ का बिजनेस बीजेपी वालों के साथ चल रहा था। मैंने जंतर मंतर पे, मैं चैलेंज करता हूं अभी भी किसी को, 3 साल में एक भी मुझे जम्मू कश्मीर का कांग्रेस का लीडर दिखाओ जिसने जंतर मंतर पे 370 के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस बीजेपी की बी टीम में काम कर रही है। बंगाल में ममता बनर्जी हमारी बहन जो लड़ रही है वहां बीजेपी के खिलाफ, उसको काटने के लिए कांग्रेस वहां चूहे की तरह घुस रही है। सुनामी आने वाली है, वो हम आपको जब लॉन्च हो जाएगी पार्टी उसके बाद दिखाएंगे। सुनामी में कौन कौन डूब जाएगा? कोई रहेगा नहीं यहां, क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ सौदाबाजी की। अगस्त 14 को जो फैसला हुआ था उससे 2 दिन पहले मोदी जी से मिलने कौन गया था? क्या डील हुई थी आप लोगों की? आपकी क्या डील आज चल रही है कि जब बीजेपी जो है, बाकी विपक्षी पार्टियां जो है बीजेपी को टक्कर दे रही हैं, आप यहां से स्टेटमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत, वो बातचीत, किसको फायदा हो रहा है? बीजेपी को हो रहा है। इसका ये कहना है आजाद साहब पे हमने इन्वेस्ट किया, बहुत सारी चीजें ऐसी दी, ऐसे ओहदे दिए आजाद साहब को, और आज आजाद साहब ने आज हमारे साथ इस तरीके का सलूक देखिए वही निभाया। सौदा किसने किया है? बाकी पार्टियों ने। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया किसने? पीडीपी ने लाया ना। और मुझे हंसी आती है, सीरियसली मुझे हंसी आती है कि वो कैसे लोगों के सामने जाते हैं, किस चेहरे से वो लोगों को कहते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस में रह के खिदमत नहीं हो सकती। कांग्रेस सीरियस नहीं है ना। राहुल गांधी अगर सीरियस होते, क्या वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ते? क्या वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ते? क्या वो अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ते? जम्मू कश्मीर में आजाद साहब की वेव चल रही है। इस चीज़ को काफ़ी तर रीजनल पार्टियां नकार रही हैं, मगर बाज़ाब्ता तौर पर अगर ग्राउंड ज़ीरो पर हम देखें तो आज़ाद साहब की वेव बाकायदा तौर पर चल रही है। कांग्रेस का एक अहम हिस्सा आज़ाद साहब थे। ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, ये आपने भी काफ़ी लीडरान से सुन लिया होगा। मगर आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज़ाद साहब की ग्रुप जो है वो निखर के सामने आ रहा है, और ये चर्चा बाकायदा तौर पर चल रही है कि किस तरीके से आज़ाद साहब अब आने वाले वक्त में फ़ैसला लेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन रह चुके सलमान नज़ामी साहब। हालांकि इन्होंने कांग्रेस से अब अलायदगी कर रही है क्योंकि आज़ाद साहब के साथ हैं, ये शाना बशाना खड़े होते हैं हमेशा। सबसे पहले सर आपका बहुत मशकूर हैं हम कि आपने इतना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर। हमेशा आपको कांग्रेस के साथ देखा था, हमेशा ये देखते थे कि कांग्रेस के पक्ष में आप बोलते थे, हमेशा जो है आप अपोजिशंस हैं उनको बाकायदा तौर पर जो है जवाब देते थे। इतना अच्छा ओहदा छोड़कर, इतनी अच्छी जगह छोड़कर, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, भरोसेदार पार्टी है, वो छोड़कर आज़ाद साहब के साथ क्यों आप आए? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं जब स्टूडेंट एक्टिविस्ट था उस वक्त मेरा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स का तजुर्बा उतना नहीं था। लेकिन जब मैंने आज़ाद साहब की शख्सियत के बारे में सुना, देखा, जब वो सीएम थे, और हिस्ट्री में मैंने देखा कि अगर एक नेशनलिस्ट लीडर जो है, जो जम्मू कश्मीर से आता है, मुसलमान है, और उसने अपने नेशनलिज्म को प्रूव करने के लिए कभी भी दिल्ली में कोई नारा नहीं ज़बरदस्ती लगाया। कश्मीर में जो आज़ाद साहब ने बात की वही दिल्ली में बात की। बहुत से ऐसे लीडर हैं आज जम्मू कश्मीर में जो शायद बीजेपी को खुश करने के लिए कोई भी नारा लगाते, लेकिन आज़ाद साहब ने 40-45 साल में कभी भी किसी को खुश करने के लिए नहीं, ये प्रूव करने के लिए नहीं कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं तो मैं ये नारा लगाऊं, ये मजहब का नारा लगाऊं। तो दूसरा, वो मेरी एक ऐसी उनकी तरफ मेरा जो है रुझाव आया कि वो काम करने वाले हैं। उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा नहीं किया, जो वादा किया वही निभाया। सौदा किसने किया है? बाकी पार्टियों ने। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया किसने? पीडीपी ने लाया ना। और मुझे हंसी आती है, सीरियसली मुझे हंसी आती है कि वो कैसे लोगों के सामने जाते हैं, किस चेहरे से वो लोगों को कहते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो में आज से नहीं, जब नरेंद्र मोदी लाल चौक आए थे तब से आपने देखा होगा पोस्टर पे लिखा था आर्टिकल 370 वापस करो। उनके मैनिफेस्टो में था 2014 में कि हमें 370 हटाना है। उसके बावजूद पीडीपी ने अलायंस किया, सरकार चलाई, उसमें अल्ताफ बुखारी साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे, एजेंडे में था, मैनिफेस्टो में था।
क्या डीलिंग हुई, आज क्या डीलिंग है, आप कैसे ला सकते हैं 370 वापस? आप तो मिले हुए थे उनके साथ और गुमराह फिर से कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले पिटीशन किसने फाइल की? हम लोगों ने। गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, अगर कश्मीर का एमपी पार्लियामेंट में नहीं होते गुलाम नबी आजाद साहब, कौन आज बोल रहा है जम्मू कश्मीर की बात? मुझे बताइए। आज ईडी खुद का दावा कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस ला कर उनकी रखेंगे। सुन कौन रहा है? आजाद साहब ने 370 पे एक स्पीच की, पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरी दुनिया में वायरल हुई बात। इन्होंने एमपी भेजे 2, कोई सुन रहा है उनकी बात? वो मुंह खोलते हैं अपना। अगस्त 14 को जो फैसला हुआ था, उससे 2 दिन पहले मोदी जी से मिलने कौन गया था? क्या डील हुई थी आप लोगों की? आपकी क्या डील आज चल रही है कि जब बीजेपी जो है, बाकी विपक्षी पार्टियां जो है बीजेपी को टक्कर दे रही हैं, आप यहां से स्टेटमेंट दे रहे हैं, पाकिस्तान से बातचीत, वो बातचीत। किसको फायदा हो रहा है? बीजेपी को हो रहा है ना। आजाद साहब की शख्सियत को देखते हुए, उनकी कारकर्दगी को देखते हुए, उनकी इंसानियत को देखते हुए वाजपेयी ने उनको अप्रिशिएट किया, सुषमा स्वराज ने उनको अपना बड़ा भाई कहा, मोदी जी ने सलूट किया। विपक्षी पार्टियों की बात है। आजाद साहब का जो कद है वो तो कांग्रेस वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ। कांग्रेस का ये कहना है आज़ाद साहब पे हमने इन्वेस्ट किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी, ऐसे ओहदे दिए आज़ाद साहब को, और आज आज़ाद साहब ने आज हमारे साथ इस तरीके का सलूक किया। देखिए, इन्वेस्ट क्या किया? जब इंदिरा गांधी जो आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को उस वक्त धोखा दिया, उनका साथ छोड़ दिया, निकल गए पंजाब के बाद। आज वही बोल रहे हैं हम कांग्रेसी हैं। उस वक्त आजाद साहब ने इंदिरा गांधी जी का दामन थामा, पंजाब गए इंचार्ज बन के, आतंकवादी हमले उन पे हुए, सरकार बना के लाई, आंध्र प्रदेश भेजा, सरकार बना के लाई। क्या इंदिरा गांधी जी गलत थी कि आजाद साहब को उन्होंने अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 0 थी, 20-21 सीटें आई आपको जब आजाद साहब यहां के प्रेसिडेंट थे, पीसीसी चीफ। आज जो बने पीसीसी प्रेसिडेंट, हम देखेंगे इलेक्शन के बाद कितनी सीटें आती हैं, फिर हम बोलेंगे ना आजाद साहब गलत थे या वो सही है। आजाद साहब ने काम किया, मेहनत की। कर्नाटक में तो यही राहुल गांधी जी बोल रहे थे, अगर आजाद साहब नहीं होते तो कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में नहीं आती। लालू यादव ने कहा बिहार में, जब महागठबंधन आजाद साहब ने बनाया, वहां सरकार बनी। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस बीजेपी की बी टीम में काम कर रही है। बंगाल में ममता बनर्जी, हमारी बहन जो लड़ रही है वहां बीजेपी के खिलाफ, उसको काटने के लिए कांग्रेस वहां चूहे की तरह घुस रही है, वोट डिवाइड कर रही है। अखिलेश यादव, उसने यूपी में फाइट दी बीजेपी को, वहां कांग्रेस ने उसको काटने का काम किया। बिहार में तेजस्वी यादव मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। मैं लालू जी से मिला, जब मेरे घरेलू ताल्लुकात हैं उनके साथ। उन्होंने कहा कि आज तेजस्वी सीएम होता अगर कांग्रेस ने वहां अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए होते। तो नुकसान कौन पहुंचा रहे हैं? कांग्रेस पहुंचा रही है ना। जम्मू कश्मीर में फैसला आपने लिया और जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर था उसको बोला ही नहीं, पूछा ही नहीं। और मैं 370 पे, आप शायद आप तो देखते हैं मुझे, मेरे बगैर किसने नेशनल लेवल पे लड़ा? आज जो ये लोग बोल रहे हैं, जिनको 4 दिन भी कांग्रेस में नहीं हुए, ये लोग कहां थे उस वक्त? कुछ का बिजनेस बीजेपी वालों के साथ चल रहा था। मैंने जंतर मंतर पे, मैं चैलेंज करता हूं अभी भी किसी को, 3 साल में एक भी मुझे जम्मू कश्मीर का कांग्रेस का लीडर दिखाओ जिसने जंतर मंतर पे 370 के खिलाफ प्रोटेस्ट किया हो। मैंने किया, और 4 लोग नहीं थे मेरे साथ, सैकड़ों लोग मेरे साथ थे जंतर मंतर में, दिल्ली में। कांग्रेस के लीडर ये भी आज कहते हैं कि मोदी आज़ाद। किस हद तक से मोदी आज़ाद? नहीं, देखिए, कांग्रेस, मैंने पहले ही कहा ना, अभी हमारी ना पार्टी है ना कांग्रेस का टैग है। कांग्रेस की पार्टी का टैग हमारे ऊपर नहीं है, हमने गुड बाय बोल दिया। लेकिन आजाद साहब की शख्सियत ऐसी है, उनका किरदार ऐसा है, लोगों के दिलों में वो इसलिए राज कर रहे हैं, बिना पार्टी, बिना सिंबल, कुछ नहीं, सिर्फ आजाद साहब का नाम सुन के लोग हजारों की तादाद में आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स में। आपने देखा बारामूला में बारिश में हजारों की तादाद में लोग। ये भी कुछ जम्मू में जी। हिंदू डोमिनेटेड जो रीजन है, जम्मू हिंदू मुस्लिम आप चला रहे हैं ना, हिंदू लोग सामने आए जम्मू के, और इतने फोन आ रहे हैं कि जनाब कब आप पार्टी लॉन्च करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। हमने रोक के रखा है लोगों को।
हमें पहले अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बनाने दो, हमें स्क्रीनिंग करनी है। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, आजाद साहब से मिलने तो बहुत से लोग आए, कुछ ने कहा मैं जी कैंडिडेट हूं, कुछ ने कहा मैं। इसलिए हमने आजाद साहब को रिक्वेस्ट की कि अभी पार्टी लॉन्च होगी, उसके बाद वेव तो अभी आप कह रहे हैं बनी है, वेव आने वाली, क्या सुनामी आने वाली है, वो हम आपको जब लॉन्च हो जाएगी पार्टी उसके बाद दिखाएंगे। सुनामी में कौन कौन डूब जाएगा? कोई रहेगा नहीं यहां, क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ सौदाबाजी की है। जब गुलाम नबी आजाद साहब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में लड़ रहे थे 370 के खिलाफ, ये लोग दिल्ली में गए, गले मिले, किससे मिले? नरेंद्र मोदी से मिले। ये इन लोगों ने सौदा किया जम्मू कश्मीर की आवाम का, और आज कह रहे हैं हम 370 लाएंगे। सब जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में आइए ना, आप 3 साल में आपने एक भी पिटीशन फाइल नहीं की कि इसकी इमीडिएट हियरिंग होनी चाहिए। 3 सालों में इन लोगों ने एक भी अपील फाइल नहीं की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। पीएचडी किस लिए बनाई होगी? कहां है पीएचडी? अब पहले एक को लाया, वो निकल गया, अब बोला हम अलग हो गए। क्योंकि ये लोग अपनी साख बचाने के लिए इन्होंने 370 का एक, वो कहते हैं ना, उसको बना दिया कि भाई अब हमें बचाने वाला 370 का हम बनाएंगे। पहले सेल्फ रूल हो गया, एटॉनमी हो गया, लोग फेडअप हो गए, इन्होंने धोखा दिया उसमें भी, फिर बीजेपी के साथ मिल गए, पहले भी मिले। अभी गुलाम नबी आजाद साहब को आप जानते कितना हो? गुलाम नबी आजाद साहब को अगर समझौता करना होता, वो नेशनल लीडर थे, उन्हें पहले ही कंप्रोमाइज किया होता। इसी वक्त में क्यों? उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफर आया था, मैं आपको बोलूं ऑन रिकॉर्ड, आपने मार्केट में सुना होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए उनको ऑफर आया, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ऑफर आया, ठुकरा दिया उन्होंने। वजह क्या रही? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करें। जैसे ममता बनर्जी लड़ रही है, कांग्रेस में रह के खिदमत नहीं हो सकती। कांग्रेस सीरियस नहीं है ना। राहुल गांधी अगर सीरियस होते, क्या वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ते? क्या वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ते? क्या वो अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ते? यहां जो कमेटी बनाई राहुल गांधी ने, किसको बनाया? कौन रहा वहां? कहां है कांग्रेस अब? मुझे तो पूछा ही नहीं। जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की, क्या पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस की हर टीवी डिबेट में प्रोटेस्ट नेशनल लेवल पे करता था, उसको कहीं रखा ही नहीं। जो चीफ मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का, जिसके नाम पे कांग्रेस यहां जिंदा थी, उसको पूछा ही नहीं। और ये राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस बनाएगा। कांग्रेस की ये भी कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आजाद साहब के होने या तो ना फिर होने। बोलते क्यों हो? इतने बौखलाए क्यों हो? अगर फर्क नहीं पड़ता है तो काम करो, फील्ड में काम गिनवाओ। क्या दिखाएंगे? क्या वो क्या बोलेंगे कि डिग्री कॉलेज किसने दिया? वो तो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया था। मेडिकल कॉलेज किसने दिया? वो तो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया। जो काम किए थे, आज वही कांग्रेस वाले कल तक आजाद साहब के काम गिनवा के लोगों से वोट बटोरते थे। आज किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास? क्या दिखाएंगे? आज ऐसे लोगों पे तोहमतें लगा रहे हैं, आजाद साहब पे तोहमतें लगा रहे हैं। अर्श से फर्श से अर्श तक जिसने ये भी कहा जाता है कि आजाद साहब को अपनी सिक्योरिटी का डर था, जो उन्हें सिक्योरिटी मिली है, और ईडी का डर था, तभी जाके आजाद साहब ने इलायदगी की कांग्रेस। आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वेबसाइट खोलिए, myneta.com खोलिए, उसमें एफिडेविट होता है हर उस लेजिस्लेटर का, हर उस एमपी का जो ये सवाल करते हैं। आप कल ये वेरिफिकेशन शुरू कर दीजिए। उसमें एफिडेविट आज ऑनलाइन दिखता है, एफिडेविट कि 2002 में इसकी प्रॉपर्टी कितनी थी, इसका एसेट कितना था, और 2022 में कितना था। आजाद साहब की प्रॉपर्टी तब कितनी थी और आज कितनी है। जम्मू कश्मीर में आजाद साहब का अपना घर ही नहीं है। वो Z+ सिक्योरिटी है, क्योंकि उन पे 30 आतंकवादी हमले हुए हैं। पंजाब में जब आतंकवाद था, उस वक्त उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई थी। वो कांग्रेस के राजीव गांधी जी ने दी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। और वो शख्स, अगर आपको होम मिनिस्ट्री का सिक्योरिटी की एडवाइजरी आप निकालेंगे, गुलाम नबी आजाद साहब टॉप 5 जो थ्रेट परसेप्शन बनती है ना, उसमें टॉप 5 में आते हैं इंडियन लीडर्स में। एक्स-सीएम और सबसे टॉप जो 5 लीडर हैं हिंदुस्तान के, उनको थ्रेट परसेप्शन है। वो किसी भी कॉलोनी में नहीं रह सकते।
वो उनका जब भी आज विजिट है तो कहाँ रहते हैं? गेस्ट हाउस में रहते हैं ना, सर्किट हाउस में, अपने इन लॉज के घर में भी नहीं रहते। तो इसलिए उनको सिक्योरिटी जो है वो Z+ की दी गई है, क्योंकि एक्स मिनिस्टर है, उन पे आतंकवादी हमले हुए हैं। फिर हटा दीजिए बाकी लीडरों पे भी। यहां तो बीजेपी ने, जिनको मैं जानता भी नहीं था, जो आज सिर्फ ट्वीट की बुनियाद पे लीडर बन गए हैं, उनको तो एक स्क्वाड आगे से, मेरे को तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। सलमान निजामी को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, मैंने तो कभी अप्लाई नहीं की सिक्योरिटी। क्या मैं सिक्योरिटी के लिए बीजेपी के साथ अलायंस में करूंगा? तो आजाद साहब का एक रुतबा है। अगर वो चाहते वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते। राज्यसभा में आपने देखा जब वो उनकी लास्ट स्पीच थी, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, सबने ऑफर किया कि आजाद साहब हम आपको राज्यसभा देंगे। अरे उन्होंने तो राज्यसभा की सीटें बांटी हैं, दी हैं लोगों को। कितने मिनिस्टर्स बनाए, कितने चीफ मिनिस्टर बनाए, कितने एमपीज बनाए। क्या वो राज्यसभा के लिए बीजेपी का साथ देंगे? आपने ऑफर भी किया था, नहीं लिया। उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को बनना है, मुझे नहीं बनना है। और राहुल गांधी ने अचीव क्या किया? 8 सालों में 30 स्टेटें हार गए आप। पंजाब हार गए, मणिपुर हार गए, यूपी हार गए, हर स्टेट हार गए और आगे भी हारेंगे, क्योंकि प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है। तो कैसे जीतेंगे? ये भी कहीं ना कहीं अफवाहें हो रही थी कि जिस तरीके से आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा पेश किया, तो ये बताया जा रहा था कि जो यहाँ के पार्टी के प्रेसिडेंट है वो वक्त नहीं देते थे, सोचो विचार भी नहीं करते थे, और काफ़ी जो है उन्होंने ये बताया था कि उनसे मुलाकात चाहिए और वो मुलाकात भी नहीं देते थे। क्या यही मकसद था या फिर कोई और? देखिए, आपने देखा आज़ाद साहब 70+ हैं जी। सुबह 6 बजे उठते हैं। जम्मू में आपने देखा डेपुटेशन से मिलना रात के 11 बजे तक आपने देखा। चिनाब वैली गए, सुबह 6 बजे हम साहब को बोलते हैं, सर हमारे तो टांगे थक गई, आप में कितना पोटेंशियल है, कितनी एनर्जी है, इस उम्र में आप चिनाब वैली, कितने कच्चे रोड ट्रेवल करना। फिर बारामूला पहुंचे बारिश में, और फिर श्रीनगर आ गए। सुबह 10 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक खड़े खड़े हर डेपुटेशन को एड्रेस करना, सबसे बात करना, अकेले मिलना। ये सीरियसनेस होती है ना पॉलिटिशियन की। राहुल गांधी जो मिलना नहीं चाहते किसी से, बात ही नहीं करना चाहते किसी से। आज तो मुझे अच्छा लगा कि आजाद साहब ने उनको रास्ते पे चलना सिखाया। आज जो यात्रा कर रहे हैं, ये तो आजाद साहब निकलने के बाद ये यात्रा शुरू कर दी उन्होंने। जब चिल्ला चिल्ला के उनको बोला जमीन पे आओ, ट्विटर से आप जीत नहीं सकते, सोशल मीडिया से जीत नहीं सकते, आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। जैसे गुलाम नबी आजाद साहब मेहनत करते थे, 5 स्टार होटलों में इलेक्शन नहीं जीता जाता, टीवी स्टूडियो में बैठ के जीता नहीं जा सकता इलेक्शन। हमने लड़ा है, हम टीवी पे भी फाइट करते थे, जमीन पे भी फाइट करते थे। मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हूं। आपने तो रिकॉर्ड किया, आप मेरे फेसबुक पे भी हैं, ट्विटर भी हैं। हम जमीन पे काम करते थे। मुझ पे नरेंद्र मोदी ने क्यों हमला किया? मैं ही था ना वो, गुजरात में। जब मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई जाएगा, जब आपको डेंट पहुंचाएगा तभी वो बौखला जाएगा ना। आज आजाद साहब ने डेंट पहुंचाया है ना, तभी बौखला गए हैं ना ये। अगर आजाद साहब का कद नहीं होता, असर नहीं होता, इंपैक्ट नहीं होता, वो इग्नोर करते। खैर, जिस तरीके से सलमान निज़ामी साहब का कहना है कि 6 महीने के अंदर जो है अगर आज़ाद साहब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं तब्दीली नज़र आती है, और इंशाल्लाह ज़रूर जो है फिर से मुलाकात करेंगे। और आज़ाद साहब की वेव जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से आज़ाद साहब की गूंज जो है वादी कश्मीर में गूंज रही है, जम्मू में भी गूंज रही है, और अगर इसी तरीके से जो है माहौल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन बदलाव आएगा। तो मज़ीद किस तरीके से बदलाव लाते हैं आज़ाद साहब, वो भी बड़ी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।